ये जब चीज सामने आई तो इससे पता चला कि कहां तक इसकी जड़ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई जब इसकी तह तक पहुंचेगी तो काफी चीजें पाएगी। दूसरी सबसे बड़ी सेना को आधुनिक बनाने और उसकी आंतरिक सेहत को ठीक करने की मुहिम के साथ जनरल विजय कुमार सिंह ने सेना की कमान संभाली। अपने कार्यकाल के दौरान वो इस मिशन में काफी हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन कहा जाता है कि जब आप सिस्टम में बदलाव की बयार लेकर आते हैं तो आपको आलोचना भी झेलनी पड़ती है, और कुछ ऐसा ही जनरल विजय कुमार सिंह के साथ भी हुआ। जनरल विजय कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, सारा समय पर हैं। जनरल साहब, आपका स्वागत है। और सवाल यह है कि आपने जब सेना की कमान संभाली थी, आपने एक बड़ी बात कही थी कि सेना की आंतरिक सेहत को आप ठीक करना चाहते हैं। आपका कार्यकाल अब खत्म होने को है। उस मिशन में आपको कितनी बड़ी कामयाबी मिली है? काफी सफलता मिली है। हमने एक प्रवाह शुरू किया और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी चीज नहीं है कि आज आपने बटन दबाया सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं जो कि सिस्टम के अंदर गहरे रूप में चली जाती हैं, टाइम लगता है। लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी लाना, लोगों को समझाना कि आप खड़े होकर बोल सकते हैं कि ये गलत है, ये सब हुआ है। और मेरा अपना मानना है कि काफी सुधार आया है, और खासकर इसलिए कि हमने सब लोगों को यह बताया कि चाहे आप किसी भी ओहदे पर हो, अगर आप गलत हैं तो गलत है और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसका मेरा अपना मानना है कि काफी असर हुआ। आपके अगर कार्यकाल को देखा जाए तो बहुत सारी एक्सरसाइज हुई, राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्व से लेकर, लेकिन उन तमाम चीजों की चर्चा नहीं होती है। सेना को ट्रांसफॉर्म करने की जो कोशिश आपने की, दूसरी चीजों की चर्चा ज्यादा होती है। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि कई बार जब आप अच्छा काम करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ लोगों को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं जो कि आपकी तरफ से और पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अच्छी है, तो शायद कुछ लोगों को परेशानी होती है और फिर वो कुछ ऐसी चीजों को लोगों को बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी आलोचना हो। तो मेरे ख्याल से यही सब कुछ इसके अंदर हुआ है। और ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा एक बड़ा भारी मुद्दा था, वो बड़ी सफलता के साथ पिछले 2 साल के अंदर चला है। इसका एक जो इसके लिए जो हमने समय की सीमा जो निर्धारित की, वो अगले 15 साल है। तो अभी शुरुआत है, कुछ चीजें अभी हुई हैं, कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें आगे के लिए। तो जो एक हमने सोचा था कि सेना सुदृढ़ बने, सेना आज के हालात का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार हो, जो अंदरूनी हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ठीक हो ताकि हम हर एक काम को अच्छे तरीके से कर सकें, वो सब चीजें बड़े सुचारू रूप से चली हैं। और अगर इनके ऊपर गौर किया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, सेना में अनुशासन की बात करना, कुल मिलाकर जो हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम में बदलाव की बयार की बात जो आपकी तरफ से की गई, उसको कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ी है? देखिए, उसकी परेशानी नहीं है, सिर्फ एक आलोचना की बात है। और ये आलोचनात्मक टिप्पणियां जो है वो लोग बाग फिर जाके मीडिया को बताते हैं, वो उसको एक दूसरा रूप देकर कुछ ना कुछ उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से थोड़ी बहुत काम करने के अंदर रुकावट पैदा होती है, यानी कि जिन चीजों के ऊपर आप ध्यान नहीं देना चाहते उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपके पूरे कार्यकाल के दौरान आपने कोशिश की तमाम स्तर पर कि जो खासकर जवानों का की जो भलाई के काम है उनको ज्यादा हाईलाइट किया जाए, अफसर और जवान के बीच का जो गैप है उसको कम किया जाए। उसके लिए उस फोरम पे आपको किस तरह की सफलता मिली है? देखिए, एक चीज मैं बड़ी स्पष्ट कहना चाहूंगा, भारतीय जवान, भारतीय सेना का जवान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, उसके मुकाबले का कोई दूसरा सोल्जर नहीं है।
जो काम हमारा सिपाही कर सकता है, हमारा सैनिक कर सकता है, हमारा जवान कर सकता है, दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। वो 2.5-3 साल दुर्गम इलाकों में रहता है, दुनिया की दूसरी फौजों के अंदर 3 महीने के बाद उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। जो भी उसको हम इक्विपमेंट देते हैं उसको अच्छे तरीके से वो चलाता है। बाहर ऐसा नहीं होता। तो इनके महत्व को समझना और इनके लिए कुछ ना कुछ करना हम लोगों का फर्ज है, हम लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि इन्हीं के बलबूते के ऊपर फौज चल रही है। तो इसीलिए राशन को, उनके राशन को ऑफिसर्स के राशन के बीच के अंदर समानता लाना, उनके इक्विपमेंट को ठीक करवाना, उनके रिहाइश के लिए और चीजें लाना, राशन की क्वालिटी बेहतर बनाना। एक और जो चीज हमने रखी है अपने मंत्रालय के समक्ष, वो है बडी सिस्टम का उन्मूलन। उसकी जगह एक दूसरा तरीका लाना ताकि जो कॉम्बैटेंट है हमारा, वो बडी सिस्टम के लिए जो हमको इधर उधर देखना पड़ता है, कई बार उनका गलत प्रयोग होता है, वो उल्टी सीधी सुननी पड़ती है हमको, वो दूर हो जाए। तो मैं ये कहूंगा कि जवान हमारी शान है और अगर हम उसके लिए कुछ भी कर सकें तो वो कम है। साहब, कुछ ऐसे सवाल जो खासकर बहुत चर्चा में रहे आपके साथ, प्रधानमंत्री को आपने जो चिट्ठी लिखी, हालांकि अब उस चिट्ठी में जो बातें आपने लिखी थी उसके लीक होने को लेकर ज्यादा चर्चा रही, लेकिन जो बातें थी वो अब संसद से लेकर हर कोई उसको सही मान रहा है कि आपने सही चीजें उठाई थी। उसको लेकर उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, जो चीजें मैंने लिखी थी वो तो कंट्रोलर और अकाउंटेंट जनरल अभी अपनी रिपोर्ट में दी है, तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो। हां, विवाद था कि किसने वो चिट्ठी लीक की, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं ये चिट्ठी सेना से लीक नहीं हो सकती। सेना के जो तौर तरीके हैं, जो कार्यशैली है, उसके अंदर ऐसी चीज नहीं होती है। तो काफी लोगों ने सेना को बदनाम करने की कोशिश की और काफी मीडिया के चैनल्स ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। तो ये एक तरीके से जब इसके बारे में सुना तो दुख हुआ, क्योंकि इन लोगों को फौज के बारे में कुछ नहीं पता। यह जरूर हुआ है कि थोड़ा सा इस चीज का महत्व लोग बाग समझे हैं, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हुई है, इसके ऊपर थोड़ा सा और जोर लगाया जा रहा है, वो सेना के लिए अच्छा है। इसी मामले में रक्षा मंत्री की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि उनको पूरा भरोसा है आपके ऊपर, और कम से कम रक्षा मंत्रालय से या सेना से इस तरह की चिट्ठी लीक नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया में जिस तरह की चीजें सामने आती रही हैं, कहा गया प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी लीक हुई, उस विवाद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस विवाद के अंदर हमने एक चीज कही, यह चीज सेना के अंदर से नहीं हो सकती, यह हमारे द्वारा नहीं हो सकती। अगर हम चिट्ठी लिख रहे हैं तो उसको लीक करने का क्या मतलब है? तो इसके अलावा उसके ऊपर क्या विवाद चला, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसके ऊपर हमने कोई अपना ध्यान नहीं दिया। हमने ये जरूर कहा कि अगर किसी ने ये चिट्ठी लीक की है तो वो देशद्रोही है, वो देशभक्त नहीं है। और मेरा मानना है कि ऐसी चीज कभी नहीं होनी चाहिए थी। ये एक आपका कम्युनिकेशन है प्राइम मिनिस्टर की तरफ, और ऐसी चीजें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जनरल साहब, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आपकी चिट्ठी के बाद पिछले अगर 2 महीनों में हम देखें तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो साजो सामान की खरीद है, हथियारों की जो खरीद है, उसमें तेजी दिखाई दे रही है। आपको लगता है क्या उस चिट्ठी का ये असर इसको कहा जा सकता है? नहीं, चिट्ठी देखिए ऐसा है कि ये चिट्ठी अपने आप में अकेली चिट्ठी नहीं है। हम तो 2010 से अलग अलग समय पर चिट्ठी लिख रहे हैं, रक्षा मंत्री जी को भी लिखी है, ताकि जो हमारी कमियां हैं, जो हमारे कुछ साजो सामान चाहिए, उसमें कोई रुकावट है तो उनको पता चल सके।
शायद पिछले 2 महीने में तेजी आई है। वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है। अच्छी बात है कि तेजी आई है। कुछ उससे खासकर तीनों सर्विसेज के अंदर आर्मी की काफी दिक्कतें हैं, क्योंकि हमें जो सामान चाहिए, हमें जो हथियार चाहिए, हमें और कुछ चाहिए, वो काफी लंबी चौड़ी फौज है, तो अलग अलग तरह की चीजें चाहिए। एयरफोर्स के अंदर एक जहाज चाहिए, उस जहाज के ऊपर 4000 करोड़ की डील हो जाएगी। हमारे यहां आपको हेलमेट भी चाहिए, आपको बुलेट प्रूफ वेस्ट भी चाहिए, आपको जूता भी चाहिए, आपको नी पैड भी चाहिए, आपको राइफल भी चाहिए, आपको एक एलएमजी भी चाहिए, आपको आर्टिलरी के लिए गन भी चाहिए, आपको उसको और मॉडर्न बनाने के लिए कुछ साजो सामान चाहिए। रिक्वायरमेंट्स बहुत है। आपने पिछले इंटरव्यू में मुझे कहा था कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की है कि कोई भी जवान से लेकर अफसर तक अगर सेना में कहीं किसी स्तर पर कुछ भी गलत हो रहा है, डिसिप्लिन के मामले में और किसी मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, तो कोई भी आवाज उठा सकता है। लेकिन जब सेनापति खुद आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको तमाम मोर्चों पर दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। ये एक सच्चाई है। इसके बारे में और कुछ बोलना ठीक नहीं। अभी वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जनरल साहब से जानेंगे। रिटायरमेंट के बाद उनका अगला मिशन क्या होगा। ये जब चीज सामने आई तो इससे पता चला कि कहां तक इसकी जड़ें थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई जब इसकी तह तक पहुंचेगी तो काफी चीजें पाएगी।